हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन। स्टेट्स ऑफ मैटर का जो डीपीपी है, जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर है, उस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। याद होगा आपने, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर्स, क्रिटिकल प्रेशर्स, क्रिटिकल वॉल्यूम्स का एक वीडियो हम लोगों ने देखा था, जिसमें बहुत डिटेल में हमने ये जाना था कि हम गैसेस को कैसे लिक्विफाइड कर सकते हैं, एक बात, और लिक्विफिकेशन करने के बाद उनका क्रिटिकल कंडीशंस क्या हो सकती हैं, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, ये सब चीजें हमने बकायदा डिराइव की थी। अगर आपको याद हो, इस वीडियो में अच्छा खासा हमने इसका डेरिवेशन किया था, तो वो पूरी तरीके से हमने वहां पर वैल्यूज निकाली थी। और अब ये मौका है कि यहां पर हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपको पहले ये डीपीपी खुद से अटेम्प्ट करनी है स्टूडेंट, बहुत क्लियर है। ये डीपीपी आपको कहां मिलेगी, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में चले जाओ, वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको डीपीपी का एक लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आपको डीपीपी मिल जाएगी। या फिर आप जब लिक्विफिकेशन पढ़ा होगा तो वहां पर भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा डीपीपी को डाउनलोड करने का। तो पहले आपको वो डीपीपी खुद से डाउनलोड करके सॉल्व करनी है। यानी कि आपने जैसे लेक्चर देख लिया, तो लेक्चर के बाद आपको उसको खुद से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करके उसको डाउनलोड करना है, और मतलब खुद से डाउनलोड करने के बाद खुद से सॉल्व करना है। और अगर फिर कोई डाउट आए या कोई क्वेश्चन ना बने, तब आपको इस वीडियो का सहारा लेना है, तब आपको इस वीडियो को बिल्कुल रिकमेंड करना है और अपने डाउट्स को पूरी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यही डीपीपी का सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का जो वहां पर 10 क्वेश्चन की शीट है, उसी 10 क्वेश्चन को हम लोग यहां डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डीपीपी, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लेकिन उससे पहले आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% जो फ्री एजुकेशन मिलती है, उसमें ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको बेस्ट क्वालिटी का अवेलेबल मटेरियल कराया जाता है। जहाँ बेस्ट क्वालिटी जो मटेरियल होता है उसको अवेलेबल कराया जाता है, और यहाँ पर हर एक चीज आपको इन डिटेल, जो आपके आईआईटी जेईई के लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है, उन सभी चीजों को यहाँ पर आपको डिलीवर किया जाता है। तो जिसमें टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपके शामिल होते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक का एक डिटेल एनालिसिस, पूरा डिटेल कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कराया जाता है, पूरा समझाया जाता है। उसके बाद आपको इस तरीके से डीपीपी शीट मिलती है, डीपीपी शीट का सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। फिर उसके अलावा आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू, पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाते हैं, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज होती है, डाउट सॉल्विंग सेशंस और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है। मतलब ये सारी चीजें हैं जो मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म्स पर मिलती है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे फिर वो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट हो, magnetbrains.com। अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एज ये भी मिलता है बच्चों की, यहाँ पर पूरा जो कोर्स है वो स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज है। एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट है जो आपको यहाँ पर मिलती है, जिसको आप मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, किसी से भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वेबसाइट पर जाओगे तो कोई सब्सक्रिप्शन होगा, कोई कूपन कोड लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं ऐसा करना। आपको सीधा वेबसाइट पर जाकर सारे लेक्चर्स देखने हैं। और इतनी सारी चीज़ें डिलीवर हो रही हैं कि जो शायद किसी के पेड कोर्स में भी नहीं होती, उससे ज़्यादा चीज़ें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो ये सबसे खास बात है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल की। तो भैया वेट बिल्कुल ना करें, इंतज़ार ख़त्म करें और मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, आईआईटी जेईई और नीट के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ, लोगों तक इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें, उनको बताएं इस चैनल की खास बातें, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं डीपीपी। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डीपीपी का। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, 2 डिफरेंट गैसेस ए एंड बी आर फिल्ड इन सेपरेट कंटेनर्स। 2 डिफरेंट गैसेस हैं, देयर आर 2 डिफरेंट गैसेस ए एंड बी, ए और बी 2 डिफरेंट गैसेस हैं, विच आर फिल्ड इन सेपरेट कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। 2 डिफरेंट गैसेस को आपने अलग अलग कंटेनर में भरा है, जिनकी कैपेसिटी सेम है और कंडीशन प्रेशर और टेम्परेचर की भी सेम है। अब ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर स्लाइटली द गैस ए लिक्विफाइज। जब प्रेशर आप इंक्रीज करते हो तो गैस ए जो होगी वो लिक्विफाई होगी, बट गैस बी डज नॉट लिक्विफाई, यानी कि गैस बी जो होगी वो लिक्विफाइड नहीं होगी, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। इवन ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर, मतलब उसको हाई प्रेशर भी लगा दिया तब भी वो लिक्विफाइड नहीं हो रही। अंटिल इट इज कूल्ड, जब तक नहीं होगी जब तक उसे ठंडा ना कर लिया जाए। दिस इज बिकॉज, तो ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर अंटिल इट इज कूल्ड, तो जितना भी आप प्रेशर लगा लो वो लिक्विफाइड नहीं हो रही। कौन सी गैस, बी गैस। ए गैस हो रही है, तो इससे तुम्हें ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या रीजन है कि ये चीज हो रही है। तो बहुत सिंपल है, अगर गैस ए लिक्विफाइड हो रही है बच्चों, ध्यान से सुनना, तो मतलब
गैस ए जो है वो इस समय अपने क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, मतलब जो गैस का टेम्परेचर है फिलहाल, इट इज बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, इट इज बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। जबकि गैस बी जो टेम्परेचर पे रखी गई है, हालांकि वो वही टेम्परेचर पे रखी गई है जिस समय जिस टेम्परेचर पे गैस ए है उसी टेम्परेचर पे गैस बी को भी रखा है, लेकिन वो टेम्परेचर जो गैस बी का है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है। और एक बार अगर गैस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ले गई अपना टेम्परेचर, तो फिर तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी हाई प्रेशर तुम अप्लाई कर लो, उस गैसेस को आप बिल्कुल भी लिक्विफाइड नहीं कर सकते। आप उस गैस को बिल्कुल भी लिक्विफाई नहीं कर सकते, वो गैस कतई लिक्विफाई नहीं होगी एक बार अगर उसने क्रिटिकल टेम्परेचर का बैरियर क्रॉस कर लिया तो एक बार अगर उसने क्रिटिकल टेम्परेचर का बैरियर क्रॉस कर लिया तो वो अब लिक्विफाई नहीं होगी। तो दिस इज बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब वो गैस जिस टेम्परेचर पे है, सेम टेम्परेचर है दोनों गैसेस का, लेकिन आपका क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है वो गैस ए के लिए, जबकि गैस बी का क्रिटिकल टेम्परेचर से वो ऊपर है। इसका मतलब एक ही चीज हो गई कि गैस बी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कम है गैस ए के मुकाबले, क्योंकि रखा तो हमने दोनों को सेम टेम्परेचर पे ना। तो ऐसा क्या है कि गैस ए क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ही रह गई और गैस बी ऊपर पहुंच गई, मतलब 100% गैस बी का क्रिटिकल टेम्परेचर लोअर होगा गैस ए के क्रिटिकल टेम्परेचर से। तो इट इंडिकेट्स दैट द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस बी इज मच लेस ऑफ गैस B is much less than critical temperature of A. Simple. तो critical temperature जो गैस B का it is much less than the critical temperature of gas A. It is much less than the critical temperature of gas A. गैस B का critical temperature बहुत कम है। तो ये अपन को दो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो मतलब अगर हमको TC ऑफ B निकालना है तो वो बहुत कम है और TC ऑफ A जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। गैस A इज अबव क्रिटिकल टेम्परेचर वाइल गैस B इज बिलो। गैस A अबव है क्रिटिकल टेम्परेचर के और B, ये तो उल्टा बात हो गई, नहीं, गैस A बिलो है और गैस B अबव है। तो गैस B इज अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, यस, एंड वाइल गैस A इज बिलो इट, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो वी गॉट दिस एज द करेक्ट आंसर, जो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। बोथ द गैसेस आर अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, बोथ द गैसेस आर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, ये नहीं हो सकता। तो एग्जैक्टली जो सही आंसर हमें मिल रहा है दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो होगा वो ही हमारा सही आंसर होगा। तो वी हैव दिस एज ऑप्शन बी करेक्ट। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है कि गैस बी को हमने क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर रखा है और गैस ए जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे। एक्चुअली दोनों का टेम्परेचर सेम है, वो तो क्रिटिकल टेम्परेचर ही कम ज़्यादा है। गैस बी का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम है और गैस ए का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप इसलिए इसको ऐसा बोल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर पूरे तरीके से हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, बट अभी चलते हैं आप सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। द लिक्विफिकेशन बिहेवियर ऑफ टेम्पररी गैसेस लाइक CO2 अप्रोचेस दैट ऑफ परमानेंट गैसेस N2O2 एटसेट्रा एज वी गो टू। आपके पास जो CO2 टेम्पररी गैसेस होती है, इनको टेम्पररी गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेपर कहलाती हैं। और वेपर क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये वेपर से वापस कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। और जो गैसेस वेपर से कंडेंस होकर लिक्विड बन जाए वो वेपर ही कहलाएंगी। लेकिन ऐसी गैसेस जो कभी लिक्विड ना बने वो परमानेंट गैसेस होती हैं, यानी कि उनको गैस बोलते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि जो टेम्पररी गैसेस होती हैं जैसे CO2, वो परमानेंट गैसेस की तरह बिहेव करने लगती हैं N2 और O2 कब? एज वी गो टू, सिंपल सी बात है, अब क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि ये सब कहानी क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ही संभव है। सो दैट इज अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जैसे ही आप क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर इसे ले जाओगे, जैसे ही आप इन्हें क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ले जाओगे, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जाते ही वो गैसेस परमानेंट गैसेस का रूप धारण कर लेंगी। मतलब फिर तुम कितना भी प्रेशर उस पर अप्लाई कर दो, कितना भी प्रेशर उन पर अप्लाई कर दो, वो गैसेस कभी लिक्विफाइड नहीं होंगी, कभी लिक्विफाइड नहीं होंगी। और ये बाकायदा हमने प्रॉपर इसका ग्राफ बनाकर एक्सप्लेन किया था।
प्रॉपर जब मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई थी तो आपको याद होगा कुछ ऐसा मैंने CO2 को लेकर ग्राफ बनाया था, ठीक है, और मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पर रख दी थी। अगर आपको याद हो तो ये आपका होता है गैस फेज, ये होता है गैस और लिक्विड फेज, और ये होता है फिर आपका लिक्विड फेज। फिर ये आपका गैस फेज, ये गैस प्लस लिक्विड का कन्वर्जन, और फिर आपका यहाँ पर ये फेज होता है, फिर ये, और फिर आपका ये होता है, और ये, फिर आपके पास एक सिंपल एक पॉइंट आता है जिसके बाद ये यहाँ कन्वर्ट होता है। जब आप इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हो, तो आपको एक ऐसा कर्व मिलता है। राइट। ये जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। इस पॉइंट को आप क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इसके नीचे तक तो यहां तक ये सब लिक्विफिकेशन एरिया, यहां तक लिक्विफिकेशन हो गया, लेकिन एक बार इस गैस का TC ऊपर ले गए, ये सब अलग अलग टेम्परेचर थे, T1, T2, T3, T4 एंड दिस वाज TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो एक बार अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ले गए तो अब गैस लिक्विफाइड नहीं होगी, अब गैस सीधा गैस के फॉर्म में रहेगी और यहां पर वो कहलाएगी परमानेंट गैस। इसके नीचे तक तो वो वेपर कहलाती थी, लेकिन यहां पर आते ही वो परमानेंट गैस कहलाएगी। इसके नीचे तक तो वो वेपर थी, लेकिन इसके इस तक पहुंच गई तो ये आखिरी बार है जहां वो कन्वर्ट हो सकती है। इसके ऊपर गई तो वो परमानेंट गैस बन जाएगी, और इसके नीचे वो टेम्परेरी गैस थी। तो इसका मतलब है अबव क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे ही वो गैस जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर जाते ही वो परमानेंट गैसेस की तरह बिहेव करेगी। तो बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव एब्सोल्यूट जीरो, बिलो एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का तो खैर कोई खेल ही नहीं है, सीधा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अबव क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे ही गैस गई, आप प्लीज कंसीडर करिएगा कि इस गैस को अब आप लिक्विफाई कभी नहीं कर सकते। आप कितना भी बड़ा प्रेशर क्यों ना लगा लो, आप इसको लिक्विफाई नहीं कर पाओगे जब तक इसे ठंडा नहीं कर लेते, मतलब जब तक इसका टेम्परेचर वापस से कम नहीं करते। वापस उसका टेम्परेचर कम करो, लिक्विफाइड वापस होने लगेगा, लेकिन एक बार उस टेम्परेचर पर पहुंच गया तो उस टेम्परेचर पे या उससे ऊपर वो अब लिक्विफाई नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच विल बी योर थर्ड क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन नाउ, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में अपन देखेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन वैल्यूज। आपको यहां पर कुछ गैस दे दी गई है और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर दे दिया गया है जो कि केल्विन में है। मतलब सारी गैसेस जो अलग अलग दी हैं ऑप्शंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 134 केल्विन, मीथेन 190 केल्विन, HCl 324 केल्विन और SO2 430 केल्विन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ गिवन वैल्यूज ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर द ग्रेटर ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इज ऑफ। किसमें हमें आसानी होगी लिक्विफिकेशन देखने में? देखो बहुत सिंपल सी बात है, लिक्विफिकेशन उन गैसेस के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, लिक्विफिकेशन उस गैसेस में ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन कहना चाहिए, ईज आसानी इन लिक्विफिकेशन ऑफ गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स TC वैल्यू। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना आसानी होगी उनके लिक्विफिकेशन के लिए। रीजन बीइंग क्यों, इस ग्राफ से समझो तो ये TC जितना ऊपर बनेगा उतना बड़ा आपको जोन या उतना बड़ा आपको रेंज मिल जाएगा उस गैस को लिक्विफाइड करने के लिए। एम आई राइट? मतलब जितना TC ऊपर होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, टेम्परेचर रेंज जहां से आप उस गैस को लिक्विफाइड कर सकते हो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये। तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना बड़ा टेम्परेचर जोन मिल जाएगा आपको लिक्विफाइड करने के लिए, मतलब उतनी आसानी होगी आपको लिक्विफिकेशन करने में। अगर मैं बोल दूं कोई गैस का TC है 20 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब तुम रूम टेम्परेचर पे तो उसे लिक्विफाई कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर हमारे देश में होता है 25 डिग्री का। तो अगर तुम 25 डिग्री पर उस रूम पे लाओगे गैस को तो वो लिक्विफाइड होगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिटिकल टेम्परेचर का बैरियर क्रॉस कर लेगी अगर उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर 20 है तो भैया अगर लिक्विफाइड करना है तो सिंपल सा रीजन, सिंपल सी कहानी ये है, सिंपल सी कहानी है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए
बहुत ऊपर की साइड वैल्यू होनी चाहिए ताकि हम लिक्विफिकेशन का एक अच्छा खासा दायरा बना सके। तो उस हिसाब से लिक्विफिकेशन जिसका सबसे ज्यादा होगा उसके अंदर आसानी सबसे ज्यादा होगी। तो इसके हिसाब से तो SO2 का लिक्विफिकेशन टेम्परेचर, लिक्विफिकेशन जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा, इसलिए इसकी आसानी लिक्विफिकेशन की सबसे ज्यादा है, क्योंकि 430 केल्विन सबसे ज्यादा टेम्परेचर है अमंग द गिवन डेटा। तो SO2 विल बी द वन जिसको सबसे आसानी से आप लिक्विफाइड कर सकते हो। तो वी गॉट दिस आंसर, SO2 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर मिलेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो दिस इज SO2 जिसको करेक्ट आंसर हम मानेंगे, और ये सल्फर डाइऑक्साइड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और बहुत सिंपल सा रीजन है, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा, लिक्विफिकेशन उसमें सबसे ज्यादा। जिसका भी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, लिक्विफिकेशन उसमें हमेशा सबसे ज्यादा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी डन है। तो सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे आपके कंसेप्ट्स पर होते हैं क्वेश्चन। तो दीज आर ऑल योर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन विच विल बी बेसिकली योर क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 4, समझते हैं। गैसेस P, Q, R, S एंड T, 5 गैसेस उनने बोल दी, P, Q, R, S, T एंड V, P, Q, R, S एंड T have the van der Waals constants A and B in CGS unit as shown below। अच्छा, आपको जो van der Waals कांस्टेंट है A और B वो दे दिए गए पांचों गैसेस का, A और B। A और B याद है ना, van der Waals कांस्टेंट, दिस शुड बी स्मॉल a एंड स्मॉल b, स्मॉल a एंड स्मॉल b। याद है ना, गैस कांस्टेंट में जो A और B आता है कहाँ आता था? रियल गैस इक्वेशन अगर आप लिखोगे विच इज P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल्स टू nRT। तो इसमें आपको A और B जो होते थे वो van der Waals कांस्टेंट ही होते थे। वो 5 गैसेस के आपको दे दिए हैं, ठीक है ना। वो गैस का एक गैस का कांस्टेंट रहेगा हमेशा, मतलब वो एक गैस का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के वैल्यू से चेंज नहीं होगा। एक गैस का जो A और B है वो कांस्टेंट रहेगा, बट गैस टू गैस वेरी करेगा। गैस बदल दी तो बदल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज van der Waals कांस्टेंट। वो आपको दे दिया है। क्वेश्चन में आपको बताना है द गैस विद द हायर क्रिटिकल टेम्परेचर इज। अब आपको बताना है PQRS में सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका होगा। तो एक बहुत सिंपल सी चीज है, अगर हमें क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना है तो हमें क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इनफैक्ट वो आपको पता भी होगा क्योंकि मैंने बकायदा इसको डिराइव करा है, विच इज 8 टाइम्स ऑफ A अपॉन 27 टाइम्स ऑफ RB। ये हमने क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला बकायदा डिराइव किया है, मैंने रटवाया नहीं है, प्रॉपर डेरिवेशन कराया है 8 अपॉन 27 RB का। बस तुम्हें इसकी यहां जरूरत पड़ेगी। देखो 8, 27 और R, ये 3 चीजें तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब सीधे तरीके से TC जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टू द रेशियो ऑफ A एंड B, यानी कि A अपॉन B के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है TC। सो हियर वी कैन से दैट TC विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A अपॉन B, है ना। A अपॉन B का जो रेशियो होगा उसके वो प्रोपोर्शनल होगा TC। तो जिसका भी A अपॉन B का रेशियो ज्यादा होगा, जिसका भी A अपॉन B का रेशियो ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यहां पर हमारे पास सबका A अपॉन B दिया हुआ है। लेट्स कैलकुलेट दिस A अपॉन B। पहले P के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो P के लिए वी हैव दिस एज 6 अपॉन 0.025। लेट्स सॉल्व दिस। 6 डिवाइडेड बाय 0.025, इट कम्स आउट टू बी 240। ठीक है, Q के लिए निकाल लेते हैं 6 अपॉन 0.15। ये तो खैर कम ही आएगा, कैलकुलेट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है एनीवे हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं तो सबका कैलकुलेट कर लें। 40 आएगा। R के लिए इट विल कम आउट टू बी 20 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 200। एंड देन वी हैव S के लिए वी हैव 0.05 डिवाइडेड बाय 0.02, सो दैट कम्स आउट टू बी 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5। और T के लिए इट कम्स आउट टू बी 30 डिवाइडेड बाय 0.2, तो यहां पर हो जाएगा ये 150। ठीक है, अब सबसे ज्यादा T आप देख लो किसके लिए ज्यादा है, P के लिए सबसे ज्यादा है। तो वी गॉट दिस एज करेक्ट ऑप्शन एज P सीधे तौर पर। तो ये जो P हो गया ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया कैसे हुआ?
पी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो वी गॉट दिस एज ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी। क्योंकि पी का जो ए बाई बी का रेशियो है वो सबसे ज़्यादा, और हमें पता है ए बाई बी का रेशियो जिसका सबसे ज़्यादा होगा, ए बाई बी का रेशियो जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका टीसी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि फॉर्मूला बता रहा है 8a और 27 तो कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट हटा दिया, प्रोपोर्शनलिटी ले आए। जब कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनलिटी ले आएंगे तो मतलब ए बाई बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने सबका ए बाई बी कैलकुलेट करा और ए बाई बी सबसे ज़्यादा पी का आया, तो पी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर इनमें से सबसे ज़्यादा होगा। पी गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इनमें से वो सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। ओके, तो चलें आगे फिर। लेट्स मूव अहेड नाउ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने, क्योंकि फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा है और फॉर्मूले से हमने डिपेंडेंसी भी समझाई कि किस तरीके से डिपेंडेंट होगा। चलो अगले उस पर चलें। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 5। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 इज अ सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है द क्रिटिकल कांस्टेंट पीसी एंड टीसी फॉर मीथेन आर 45 एटीएम एंड 189 केल्विन। जो क्रिटिकल कांस्टेंट्स है पीसी एंड टीसी मीथेन के लिए, मीथेन है CH4, वो दिए हुए हैं 45 एटीएम, पीसी इज 45 एटीएम एंड टीसी जो दे रखा है वो दे रखा है 189 केल्विन। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, अब इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये बात का पता तो हमें पीसी और टीसी के फॉर्मूले रख के ही पता चल सकता है। तो पीसी और टीसी का फॉर्मूला रखते हैं। पीसी क्या होता है बेसिकली, इट इज A अपॉन 27 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, बाकायदा डिराइव किया था। और टीसी क्या होगा, तो टीसी विल कम आउट टू बी 8A अपॉन 27 टाइम्स ऑफ आर बी, 27 टाइम्स ऑफ आर बी, ये आपका टीसी होगा। अब इक्वेट कर देते हैं, ये इक्वेट होगा 45 के और ये इक्वेट होगा 189 के, तो ये 189 के इक्वेट हो गया। क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, ज़्यादा बेहतर है, या मल्टीप्लाई करें? मेरे हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। तो लेट्स डिवाइड पीसी अपॉन टीसी, डिवाइड कर दें। तो वी हैव A बाई 27 बी स्क्वायर इंटू 27 टाइम्स ऑफ आर बी अपॉन 8A, विच इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 189, क्योंकि वैल्यू को भी तो करना है। अब जो कट पिट रहा है उसको काट देते हैं, सिंपल। A से A कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल और B से एक B कैंसिल। तो यहाँ पर सीधे तौर पर हमको क्या दिखेगा, दैट इट इज दिस इम्प्लाइज। तो अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर बच गया R, ये ऊपर R न्यूमरेटर में, और नीचे B बच गया और यहाँ 8 बच गया। तो इट बिकम्स 8B इक्वल्स टू 45 बाय 189। तो यहाँ से B ही हमारा वेरिएबल है, तो B निकल जाएगा, मतलब B हमारा नोन है तो B निकल जाएगा। तो B की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखेंगे, इट बिकम्स 189 इंटू R अपॉन 45 इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से अगर हम देखें तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B इज इक्वल टू 189 इंटू R की वैल्यू रख देते हैं। R की कौन सी वैल्यू रखोगे, देखो ये एटीएम में है तो लीटर एटीएम वाली वैल्यू रखेंगे, विच इज 0.0821 अपॉन 45 इंटू 8। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो इट कम्स आउट टू बी 189 इंटू 0.0821, 15.51 आया है, तो अपॉन 45 इंटू 8 360 आया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो B इक्वल्स टू 15.51 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 360, 0.043 एंड इट्स यूनिट विल बी स्टैंडर्ड, दैट इज लीटर पर मोल, तो लीटर पर मोल। तो B की वैल्यू आ गई 0.043 लीटर पर मोल। अब अगर हमको VC भी निकालना है, यहाँ से अगर यहाँ से VC निकालना है तो VC हमें क्रिटिकल वॉल्यूम पता है 3 टाइम्स ऑफ B होता है, तो VC विल बी इक्वल टू 0.043 इंटू 3,
तो 0.043 इंटू 3 भी करेंगे तो 0.129 आएगा। तो VC इज इक्वल टू 0.129, ये VC आएगा। अगेन इट विल बी लीटर पर मोल। तो अल्टीमेटली ऑप्शन जो मैच कर रहा है, VC का तो आंसर इसमें से आ नहीं रहा है कोई भी, लेकिन हमें B का आंसर आ रहा है विच इज 0.043। तो इसके हिसाब से जो B ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि वहां पर जो B की वैल्यू आ रही है वो 0.04 वहां पर दी गई है और हमारी 0.043 आ रही है, मतलब लगभग वही आ रही है। तो 0.04 लीटर पर मोल जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये आंसर करेक्ट है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? सिंपल क्वेश्चन था, बस यहां पर अपने को क्या लगाना था, कंसेप्ट ये वाला लगाना था जो अपन ने यहां पर PC अपॉन TC को डिवाइड करने का है। आप इसमें आसपास में देख सकते हो कि PC और TC को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, बट ये होना चाहिए कि वो कटना पिटना चाहिए। तो वो कट जाएगा तो आपका जो कैलकुलेशंस होंगे वो बड़े आसान हो जाएंगे। और कैलकुलेशंस आसान करके हमको B का आंसर निकालना था। B से हमने VC भी निकाल कर देख लिया, क्योंकि हो सकता है मोर देन वन करेक्ट आंसर हो सकता है B और VC दोनों की वैल्यू सही आए, तो फिर वो आपको पता होना चाहिए कि क्या सही वैल्यू होगी। बट दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज द करेक्ट वैल्यू। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरे तरीके से कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पूरे तरीके से कंप्लीट। 5 क्वेश्चंस हो चुके, 5 क्वेश्चंस और बचे। पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस इज 6th क्वेश्चन नाउ। द वॉन डेर वाल पैरामीटर फॉर गैसेस W, X, Y एंड Z। W गैसेस दी हुई हैं, W, X, Y, Z 4 गैसेस, और A और B दिया हुआ है। ये पिछले लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जैसा हमने किया था ना, बस उसी तरीके से। देखो, विच वन ऑफ दीज गैसेस हैज द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, तो एक बात तो क्लियर है कि TC उसका ज्यादा होगा जिसका A अपॉन B का रेशियो ज्यादा होगा, क्योंकि 8A अपॉन 27 RB होता है, जहां 8, 27 और R कॉन्स्टेंट्स हैं। तो टोटल क्रिटिकल टेम्परेचर जो होगा वो A बाई B के रेशियो पे निर्भर करेगा। पूरे तरीके से वो किसके रेशियो पे डिपेंड करेगा? A अपॉन B के रेशियो पर। तो सीधा एक काम करते हैं, सबका A बाई B निकाल लेते हैं। इसका हो जाएगा क्या? 4 डिवाइडेड बाई 0.027। लेट्स कैलकुलेट दिस। 4 डिवाइडेड बाई 0.027 कितना आ जाएगा? 148.1। 148.1। इसका देख लेते हैं, इसका हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 0.030। ये भी कुछ खास तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 0.030, 266.6। इसका देख लेते हैं 6 डिवाइडेड बाई 0.032। वैसे तो वैल्यूएशन पे ही हमें दिख रहा है, ये हो जाएगा 187.5। और 12 डिवाइडेड बाय 0.027, 444.4। तो 12 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है 12 न्यूमरेटर में, और 0.027 है, तो लगभग ये 444.4 हो गया। क्लियर दिख रहा है कि हमारे पास सबसे ज्यादा कौन सा है? Z है, A बाई B। तो Z ही हमारा सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर रखेगा। तो जो Z है वो सही आंसर है, क्योंकि Z का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है जो हमें यहां मिलेगा। ठीक है, सिंपल तरीके से हमको क्या निकालना था? A बाई B का रेशियो, क्योंकि जिसके लिए भी A बाई B का रेशियो ज्यादा होगा उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ A अपॉन B। ठीक है, तो Z इज हैविंग हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, आप ऐसा लिख सकते हो। Z इज हैविंग हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, highest ratio of A is to B, and therefore it will have highest critical temperature, and therefore it will have highest TC, highest critical temperature। ठीक है, और कई बार पता है इसमें ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, मतलब ट्रेंडिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टीसी अगर बताना है तो सबसे कम किसका होगा? W का, उससे ज्यादा किसका होगा? Y का, उससे ज्यादा किसका होगा? X का, और सबसे ज्यादा किसका होगा? Z का। ये आपको ऑर्डर भी कई बार बताना पड़ता है। तो ऑर्डर आपको ऐसे ही निकालना है टीसी का
कि क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा W का है, सॉरी सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर W का है, उससे ज़्यादा Y का है, उससे ज़्यादा X का है और उससे ज़्यादा Z का है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर्स की ये डिफरेंट वैल्यूज होती है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, W का सबसे कम है और Z का सबसे ज़्यादा है। तो ये आपको ऑर्डर देखने को मिलता है इनका क्रिटिकल टेम्परेचर। दूसरी बात, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन जो होगा वो यही ऑर्डर फॉलो करेगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी ज्यादा। तो कई बार यहां पर क्वेश्चन बदलेंगे, मैं आपको क्वेश्चन के बदले हुए रूप समझा रहा हूं। कई बार वो एक क्वेश्चन बदलेंगे कि यार इनमें से लिक्विफिकेशन का ट्रेंड क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कौन सी गैस आसानी से लिक्विफाइड होगी और कौन सी गैस मुश्किल से होगी। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उसका गैस का लिक्विफिकेशन भी आसान है। तो W का लिक्विफिकेशन सबसे मुश्किल होगा, उससे आसान Y का, उससे आसान X का, और सबसे आसान लिक्विफिकेशन Z का हो सकता है, क्योंकि Z में लिक्विफिकेशन आसान सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। तो याद रखना, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन हम लिख चुके हैं, फिर से लिख रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज मत होना, इस पर क्वेश्चन आता है। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स TC ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TC। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा यहां पर डन हो चुका है पूरे तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं, बट उम्मीद कर रहा हूं कि कोई डाउट नहीं छूटेगा आपका, क्योंकि हर डाउट से यहां पर मैं आपके क्लियर करके दे रहा हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर। मई 2019 का सवाल है, देख लो अभी। ठीक है ना, मई 2019 का सवाल है। गैसेस दे रखी हैं, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है केल्विन में। हाइड्रोजन 33 केल्विन है, CH4 190 है, CO2 304 केल्विन है और SO2 का सबसे ज्यादा 630 केल्विन है। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन अबव, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस शो लीस्ट एड्सॉर्प्शन ऑन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल। लीस्ट एड्सॉर्प्शन ऑन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल। तो एक बात बहुत कंफर्म है, चारकोल के डेफिनेट अमाउंट पे एड्सॉर्ब होना, आपको पता होना चाहिए जो चारकोल होता है बेसिकली वो एक एड्सॉर्बेंट की तरह काम करता है। और ये जो गैसेस होती है, दीज आर एड्सॉर्बेट गैसेस, मतलब ये क्या करती है, चारकोल के सरफेस पर जाकर एड्सॉर्ब हो जाती है। एड्सॉर्बेट गैसेस इन्हें बोलते हैं। और एड्सॉर्प्शन टेक्निक इसी बात पर चलता है कि कोई भी एक सब्सटेंस अगर दूसरे सब्सटेंस के सिर्फ सरफेस तक जा रहा है, सिर्फ सरफेस तक जाकर अपने आप को एड्सॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए उसे कहेंगे हम लोग क्या, एड्सॉर्बेट। उसको हम एड्सॉर्बेट, उस प्रोसेस को हम एड्सॉर्प्शन कहेंगे, और जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है उसे एड्सॉर्बेट कहेंगे, और जिस पर एड्सॉर्ब हो रहा है, जैसे कि चारकोल पर हो रहा है, तो चारकोल को हम एड्सॉर्बेंट कह देंगे। तो चारकोल जो बन जाएगा वो एड्सॉर्बेंट बन जाएगा। ये फंडे होते हैं एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के, इसको हमको समझना जरूरी है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसका एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका कम होगा उसका एड्सॉर्प्शन भी कम होगा। मतलब सीधी तरीके से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, किसी भी गैस का दूसरे सब्सटेंस दूसरी गैस के सरफेस पर जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, वो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन सीधे तौर पर TC पे डिपेंड करेगा। TC बोले तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन उसका ज्यादा, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका कम, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन उसका कम। मुझे बताओ इसमें एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन किसका सबसे ज्यादा है? 630 SO2 का सबसे ज्यादा है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर 630 SO2 का ज्यादा है, तो इसका एक्सटेंट भी सबसे ज्यादा है। और हाइड्रोजन का टेम्परेचर सबसे कम है, 33, इसमें सबसे कम वैल्यू है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर TC हाइड्रोजन का सबसे कम है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी हाइड्रोजन का सबसे कम होगा। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन C, हाइड्रोजन बिल्कुल सही आंसर होगा। करेक्ट हो गया। तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन, क्योंकि उन्हें लीस्ट पूछा है, लीस्ट मतलब उन्हें पूछा है इसमें सबसे कम एड्सॉर्प्शन किसका होगा, तो हमारे पास ऑप्शन C जो होगा वो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एड्सॉर्प्शन है वो सबसे कम होगा, क्योंकि TC सबसे कम है। और TC का सिंपल रिलेशन ये, क्योंकि देखो जो गैस अपने मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रख सकती है वही किसी पे चिपक सकती है। चिपकना मतलब उसके सरफेस पर जाकर एड्सॉर्ब होना। तो वो मॉलिक्यूल्स का जनरली हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली क्या होना चाहिए? कम से कम होना, बहुत कम होना चाहिए, मतलब वो गैसेस इजीली लिक्विफाइबल नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। तो वहां पर हाइड्रोजन का जो लीस्ट एड्सॉर्प्शन है वो वहां पर देखने को मिलेगा, मतलब वो इजीली क्योंकि लिक्विफाइड नहीं करता है तो वो अच्छे से एड्सॉर्ब नहीं होगा,
और जो लिक्विफाइड कर सकता है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो SO2 सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। और हमें कैसे पता चलेगा कौन लिक्विफाइड कर सकता है? क्रिटिकल टेम्परेचर देखा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो अच्छे से लिक्विफाइड कर सकता है। हाइड्रोजन का नहीं है तो नहीं कर सकता, इसलिए वो एक्सटेंड भी अच्छा नहीं करेगा, मतलब एब्जॉर्ब भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में बस याद रखना मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, जितना होल्ड करके रखेंगे उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन डन है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट ये आंसर? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद सीधे चलते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन पर यहां पर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विल एग्जिबिट द क्रिटिकल पॉइंट, मतलब इनमें से आपको ये बताना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखेगा क्रिटिकल पॉइंट पर। ठीक है, इनमें से कोई एक ही चीज ट्रू है, इनमें से कौन सी चीज ट्रू है आपको वो बताना है। ठीक है, 8th क्वेश्चन में ये कहना है। सबसे पहला ये क्वेश्चन चीज पूछ रहे हैं कि एट द क्रिटिकल पॉइंट बोथ लिक्विड एंड सॉलिड फेज को एग्जिस्ट। तो पहला पॉइंट ये आ रहा है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर लिक्विड और सॉलिड फेज दोनों को एग्जिस्ट करता है। तो पहली बात तो सॉलिड का तो कोई फेज ही नहीं है यहाँ पर, मतलब लिक्विफिकेशन में जो हमने फेज देखा था वहां पर लिक्विड और सॉलिड का कोई फेज नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या था, अगर आप देखोगे पीवी कर्व में तो वो गैस और लिक्विड का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट था बेसिकली, गैस और लिक्विड का ये था क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर गैस और लिक्विड का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मिलता था। ये पॉइंट मिलता था जिसको आप टीसी कहते थे, ये पॉइंट। और यहां पर आप कहते हो कि गैस और जो लिक्विड फेज होंगे ये एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, गैस और लिक्विड फॉर द वेरी लास्ट टाइम, और बहुत ही लास्ट टाइम के लिए, क्योंकि इससे ऊपर अगर टेम्परेचर गया तो फिर ये पॉइंट भी नहीं आएगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, सीधा गैस गैस ही रहेगी। यहां पर गैस और लिक्विड को एग्जिस्ट करती है, ये कह सकते हो। तो ये वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। ठीक है, तो एट द क्रिटिकल पॉइंट बोथ लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड की तो बात ही नहीं है। एट द क्रिटिकल पॉइंट बोथ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, नहीं सॉलिड की बात ही नहीं है भाई। एट द क्रिटिकल पॉइंट लिक्विड एंड गैस फेज को एग्जिस्ट, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो लिक्विड और गैस होता है ये बिल्कुल को एग्जिस्ट करता है, एक साथ वहां पर वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस इज एट द क्रिटिकल पॉइंट लिक्विड एंड गैस फेज को एग्जिस्ट टुगेदर। तो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, सी डी ऑप्शन। एट द क्रिटिकल पॉइंट लिक्विड एंड गैस फेज हैव अनइक्वल डेंसिटी, ये भी गलत है, ये भी नहीं है पॉइंट। ठीक है, ये भी अनइक्वल डेंसिटी का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि लिक्विड और गैस फेज जो होते हैं ये एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, दे को एग्जिस्ट, और ये वो पॉइंट होता है। ठीक है, इसके नीचे इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, ये वो जोन होता है, ये वाला वो जोन होता है जहां पर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, सब को एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वो जोन होता है जहां सब को एग्जिस्ट करते हैं, गैस और लिक्विड, और यहां पर वो है जहां पर बिल्कुल इक्विलिब्रियम पर आ जाते, यहां पर इक्विलिब्रियम पर आते हैं और यहां को एग्जिस्ट करते हैं टीसी पर। ठीक है, तो गैस और लिक्विड को एग्जिस्ट करते हैं टीसी पर। सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन 8 का। तो क्वेश्चन 8 भी हमारा यहाँ क्लियर हो गया। यहाँ पर ये बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट द क्रिटिकल पॉइंट, कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लेकिन ऑप्शंस इस बार थोड़े से अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट क्रिटिकल पॉइंट, आपको ये बताना है क्रिटिकल पॉइंट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ पा रहा हूं तो यहाँ वॉन्डरवॉल इक्वेशंस के रूट्स की कुछ बात की गई है। वो याद करें, वॉन्डरवॉल इक्वेशन जो हमारा क्यूबिकल इक्वेशन आया था ना, वी क्यूब माइन प्लस समथिंग ऑफ वी स्क्वायर प्लस समथिंग ऑफ वी, याद है आपको, प्लस कांस्टेंट सी इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हमने वी डैश निकाला था, एक वी डबल डैश निकाला था और एक वी ट्रिपल डैश निकाला था, याद है। तो वो रूट्स के बारे में कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं। तो वो ये बोल रहे हैं एट द क्रिटिकल पॉइंट 3 रूट्स ऑफ वॉन्डरवॉल इक्वेशंस आर इक्वल, बिल्कुल सही है। तीनों रूट्स जो वॉन्डरवॉल इक्वेशंस के जो वॉल्यूम आता है वो एक्चुअली तीनों जगह पर वीसी के बराबर आता है। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत डेरिवेशन, तो मैंने v इक्वल टू वीसी किया था, फिर v माइनस वीसी का होल क्यूब वहां पर लगा दिया था इक्वल टू 0, और फिर ये हमने क्यूबिकल फॉर्म में खोला था और इस इक्वेशन से फिर हमने इसको कंपेयर किया था इस वाली इक्वेशन से। वो इसलिए कर पाए थे क्योंकि जो तीनों रूट्स होंगे उधर, वो तीनों रूट्स इक्वल होंगे, तो v जो होगा बेसिकली वो vc के इक्वल हो जाएगा। तो एट द क्रिटिकल पॉइंट 3 रूट्स ऑफ वॉन्डरवॉल इक्वेशंस आर इक्वल, तीनों रूट्स जो होंगे वॉन्डरवॉल इक्वेशन के वो तीनों रूट्स विल बी इक्वल।
Below the critical point, two roots of the van der Waals equations are equal and imaginary, but one root is real. ये गलत है. Two roots are van der Waals equations are equal and imaginary, but one root is real. तीनों roots basically real हो सकते हैं वहाँ पे. Above the critical point, density of gas is greater than density of liquid. नहीं, ऐसा भी नहीं है. Above the critical point, three roots of van der Waals equations are real but unequal. नहीं नहीं, रियल भी होंगे बट इक्वल भी होंगे. तो दीज एट द क्रिटिकल पॉइंट थ्री रूट्स ऑफ van der Waals इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल. तो यहाँ पर तीनों इक्वल होंगे और वो क्रिटिकल वॉल्यूम बन जाएंगे. जो वॉल्यूम्स हमें वहां पर मिलेंगे वो क्रिटिकल वॉल्यूम बनेंगे. प्रेशर जो होगा क्रिटिकल प्रेशर बनेगा. टेम्परेचर जो होगा वो क्रिटिकल टेम्परेचर बनेगा. तो सिंपल तरीके से हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है. जो पहला ऑप्शन होगा वो हमारा सही आंसर होगा. ठीक है. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. एट द क्रिटिकल पॉइंट थ्री रूट्स ऑफ van der Waals इक्वेशंस आर इक्वल. ये हमारा करेक्ट आंसर है. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है. तो ये आपको ए पॉइंट मिल रहा है जो आपको बिल्कुल करेक्ट है. ये आपका ए पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 9 वी आर डन विथ. लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. हमारी डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन है ये. फिलहाल 10 क्वेश्चन की अपने लिक्विफिकेशन पर डीपीपी लाई थी, तो ये 9 क्वेश्चन हो चुके हैं. लेट्स मूव टू दी वेरी लास्ट क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका और अब सीधे चलते किस पर, लास्ट क्वेश्चन पर जो हमको यहां पर देखने को मिलेगा. लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ लग रहा है. पढ़ते हैं क्वेश्चन को एक बार. द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ CO2 गैस आर 304.2 केल्विन एंड 72.980. TC आपको दे दिया 304.2 केल्विन एंड PC आपको दे दिया है 72.980. बढ़िया. ठीक है. What is the radius of CO2 gas molecule assuming it to behave as van der Waals gases? आपको रेडियस बताना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, अगर उसको आप एक van der Waals गैस मानकर चलो तो. अब एक बात कंफर्म है, अगर तुम्हें रेडियस निकालना है तो अल्टीमेटली तुम्हें बी तो निकालना पड़ेगा. पूछो क्यों? क्योंकि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, खासतौर से रियल गैस का जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो कहीं ना कहीं उसके बी की वैल्यू पे डिपेंड करता है. किसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है? उसकी बी की वैल्यू पे डिपेंड करता है. बी वैल्यू पे डिपेंड करता है. और कैसे डिपेंड करता है? 4 into Na टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल. तो यहां से हम बिल्कुल निकाल सकते हैं बी विल बी इक्वल टू 4 into Na into volume of one molecule is 4/3 pi r क्यूब. तो यहां से हमको रेडियस मिल जाएगा जो हमसे पूछा है. तो यहां पर 4 Na सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, सिर्फ r वेरिएबल है जिसे निकालना है. तो उसके लिए तुम्हें b पता होना चाहिए और b के लिए तुम्हारे पास ये डेटा काम का है जो हो मिल जाएगा. क्योंकि पहले भी याद करो एक बार TCPC से अभी हम इसी DPP में 3rd या 4th क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने b की वैल्यू निकाली थी. ठीक है. तो बस वही चीज करनी है क्योंकि हमें पता है TC बेसिकली क्या होता है. TC होता है 8A/27 टाइम्स ऑफ RB जो हमारा दे रखा है 304.2 केल्विन. PC जो है वो क्या है हमारे पास? PC जो है वो हमारे पास क्या है? A/27B स्क्वायर. A/27B स्क्वायर ये हमारे पास PC है. तो A/27B स्क्वायर हमें वैल्यू दे रखी है 72.980. ये फॉर्मूला है डायरेक्ट. क्या करें? सीधे उठाकर इसको डिवाइड करवाना है. TC/PC सीधा डिवाइड कर दो. जैसे आप डिवाइड करोगे आप देखते जाओ सारी चीजें कुछ ना कुछ कैंसिल होना है. A से A तो होना है, B से B तो होना है. ठीक है. R तो कांस्टेंट है ही. तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई यहां देखेंगे 8/27 इनटू, अच्छा 27 से 27 भी तो कट जाएगा, माय मिस्टेक. 27 से 27 भी कट गया. लो 27 से 27 भी कट गया. तो अब बचा क्या हमारे पास? तो यहां पर हमारे पास क्या बच जाएगा? अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर बचेगा 8/R डिवाइडेड बाय, यहां पर बचेगा 1/B क्योंकि यहां नीचे एक B बचा हुआ है, इक्वल्स टू 304.2 डिवाइडेड बाय 72.9. इसको सॉल्व कर लेते तो वी गेट दिस एज 8B/R मल्टीप्लाई हो जाएगा B ऊपर जाके 304.2 डिवाइडेड बाय 72.9. इसको सॉल्व कर लेते हैं.
304.2 डिवाइडेड बाय 72.9, सो इट कम्स आउट टू बी 4.17, तो ये हो जाएगा 4.17। तो यहां से सीधा b की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से सीधा b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4.17 इंटू r अपॉन 8। तो b विल बी इक्वल टू 4.17 इंटू 0.0821 डिवाइडेड बाई 8। तो b की वैल्यू सीधे आ जाएगी 4.17 इंटू 0.0821 डिवाइडेड बाई 8, 0.0428। तो दिस विल गिव यू b इक्वल्स टू 0.0428। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई 0.0428। अब हमें b नहीं निकालना, हमें रेडियस निकालना था। तो b की वैल्यू होती है 4 इंटू एन ए इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसके इक्वेट हम ये वैल्यू कर देंगे। तो वी हैव दिस एज 0.0428 इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटू एन ए इज एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 4/3 पाई इज 22/7 इंटू आर क्यूब। तो रेडियस का क्यूब आ जाएगा यहां से। तो आर क्यूब को निकाल लेते हैं यहां से। आर क्यूब क्या बनेगा देखेंगे, 0.0428 इंटू 3 इंटू 7, डिनोमिनेटर में और कुछ तो है नहीं, डिवाइडेड बाय क्या क्या है, 4 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 4 इंटू 22। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक बार यहां पर और लिख देता हूं, दिस इज आर क्यूब विल बी इक्वल टू, एक बार पूरा एक्सप्रेशन यहां लिख देता हूं जो चाहिए, 0.0428 इंटू 3 इंटू 7, 0.0428 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 6.02, 4 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 4 इंटू 22, तो 4 इंटू 22 आर क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं यहां से। 10 की पावर 23 को ऊपर भेज देंगे तो पहली बार 10 की पावर -23 हो जाएगा। अब बाकी क्या बचा आपके पास, 0.0428 इंटू 21, तो 0.899, 0.899 इंटू 10 की पावर -23 अपॉन 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 22 कर लेते हैं। तो वी हैव 16 इंटू 22 और इंटू 6.02, तो 2119.04, 2119.04। तो ये आर क्यूब की वैल्यू करीबन हमारे पास आएगी 0.899, 0.899 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, 4.24 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 इंटू 10 की पावर -23। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आर क्यूब विल बी इक्वल टू 4.24 इंटू 10 की पावर -27, 10 की पावर -27। तो आर विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4.24 इंटू 10 की पावर -27 1/3। तो ये हो जाएगा बेसिकली 4.24 का क्यूब निकाल लेते हैं क्योंकि 10 की पावर -27 विल बिकम 10 की पावर -9, और 4.24 का क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो 4.24 का क्यूब रूट निकालना है हमको। तो लेट्स कैलकुलेट द क्यूब रूट, that is 1 divided by 3. You will get this as 1.41. तो 1.41 हमको यहाँ वैल्यू मिलेगी। अब एक काम और करते हैं, इसको एक डेसिमल और आगे कर लेते हैं, यानी कि हो जाएगा 14.1। आर की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 14.1 इंटू 10 की पावर -10। अब मैं 10 की पावर -10 क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर जब 2 जीरो होंगे तो 10 की पावर 11, फिर 1 0 अगर हमने लगा दिया तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि 10 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली 10 से डिवाइड करेंगे
तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई तो उसको 14.1 बना देगा। 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो 10 की पावर -10 हो जाएगा। 10 की पावर -10 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपका एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो रेडियस जो आएगा मॉलिक्यूल का वो आएगा 14.1 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये आपका बेसिकली मीटर में आएगा स्टैंडर्ड यूनिट। तो रेडियस हो जाएगा 14.1 एंगस्ट्रॉम। ये आपका आंसर आएगा 14.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। जो 14.1 एंगस्ट्रॉम आएगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, कहीं कोई ऑप्शन नहीं दिया था, तो ये हमारा सीधे तौर पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो आर की वैल्यू जो आएगी वो 14.1 एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन। जो R इक्वल टू है वो 14.1 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। अगर आप 10 की पावर -9 में भी लिखते हो तो वो नैनोमीटर बन जाएगा। ठीक है ना, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, लेकिन आप नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में भी निकाल सकते हो अगर वैल्यूज जो है बहुत छोटी आ रही हैं तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का पूरा क्वेश्चन हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे दो कंसेप्ट लगे। एक तो आपका टीसी और पीसी का रिलेशन का डिवीजन लगा, तो यहाँ आपको डिवाइड करना पड़ा, और फिर यहाँ से आपको बी का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए जो हमने वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन को जब डिराइव किया था, तो सिग्निफिकेंस ऑफ बी में ये फॉर्मूला बहुत डिटेल में हमने समझा था। तो ये फॉर्मूला हमने वहीं से इसको एक्वायर किया है और वहीं से ये फॉर्मूला हमारा सीधे तौर पर आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसको हमें यहाँ समझना है। ठीक है, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये फाइनल हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और यहां पर हमारी पूरे तरीके से डीपीपी जो हो गई वो सॉल्व हो गई। वो पूरे तरीके से डीपीपी जो हो गई वो हमारी यहां पर सॉल्व हो गई। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट ये था हमारा डीपीपी जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पर बेस्ड था, और जिसको हमने यहाँ पूरे तरीके से शिद्दत से समझा है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या आपको अगर कोई क्वेश्चन का कैलकुलेशन समझ में नहीं आया है तो यू आर फ्री टू राइट डाउन योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप आस्क का डाउट पर भी ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो। और वहाँ पर व्हाट्सएप पर आपको डाउट आपका कैटर हो जाएगा, व्हाट्सएप पर ही मुझे मिलेगा, और व्हाट्सएप पर ही आपको आपका डाउट का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी मैग्नेट बेंस पर अगर आप IIT JEE नीट के अलावा भी अगर कोई और रिलेटिव है या कोई और फ्रेंड है या आप ही हो जो कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे अगर आप CBSE लेवल पर पढ़ाई करना चाह रहे हो, या अगर आप जूनियर फाउंडेशन क्लासेस में हो और NTSC ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हो, या आप CUET की तैयारी करना चाहते हो, या आप यूपी बिहार बोर्ड स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैंक, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैब और कैब, अगर इनमें से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैग्नेट बेंस के प्लेटफॉर्म पर ये सारे लेक्चर्स जो हैं, पूरे कोर्स जो है इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो एक्सक्लूसिवली अपलोड कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है, और दोनों जगह पर अवेलेबल है। यानी कि यूट्यूब चैनल मैग्नेट बेंस का वहां पर भी मिल जाएगा, और मैग्नेट बेंस की वेबसाइट magnetbens.com पर भी ये सारी चीजें अवेलेबल है। वेबसाइट पर आपको एक एक्स्ट्रा ये मिलता है कि वहां पर एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पूरा कोर्स एक्सेस करने को मिलता है। मतलब प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलती है, थ्योरी वीडियोस भी मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस भी मिलते हैं, DPP शीट्स भी होती हैं, PYQs भी होते हैं, MCQs इंपॉर्टेंट सीरीज भी होती है, वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, वहाँ पर आपको सारे सेशंस पूरे तरीके से मिल जाएंगे। और YouTube और वेबसाइट दोनों जगह के सेशंस को आप मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, आप किसी से भी एक्सेस कर सकते हो, और दोनों जगह 100% फ्री हैं ये सारे वीडियोस। मतलब ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना है या कोई कूपन कोड लगाना है या कोई पैकेज खरीदना है। 100% मतलब 100% एजुकेशन फ्री है। ऐसा नहीं कि 2-4 चैप्टर आपको डेमो पर दे दिए, बाकी सिलेबस का कोई फीस ले रहे हैं। पूरा सिलेबस आपका, पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर सब्जेक्ट नर्सरी से लेकर 12th तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और सबसे अच्छी बात क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है। तो बिल्कुल भी इतना समय ज़ाया ना करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या CBSE लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, या KG से लेकर 12th तक किसी भी क्लास में पढ़ते हैं और कंटेंट अच्छा वो नहीं मिल पा रहा उनको पढ़ने के लिए, तो उनके साथ इस चैनल को ज़रूर रिकमेंड करें। मैग्नेट बेंस की वेबसाइट magnetbens.com को ज़रूर रिकमेंड करें। इसी तरीके से मैग्नेट बेंस को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।